हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम बिल्स यानी कि विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे थे। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक एवं मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपनी चर्चा को फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक के साथ शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी ए यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी एक का अर्थ क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइनेंस बिल कैटेगरी ए यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी एक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी ए यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी एक का अर्थ क्या है। सो फ्रेंड्स, द बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज फाइनेंस बिल कैटेगरी ए। इस बात का यह अर्थ हुआ कि जिन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 117 खंड 1 के तहत प्रस्तावित किया जाता है, पेश किया जाता है, उन विधेयकों को हम वित्त विधेयक श्रेणी एक कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी ए यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी एक की क्या परिभाषा हुई। तो अब आप कह सकते हैं कि सर, द बिल्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 170 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज फाइनेंस बिल कैटेगरी ए यानी कि जिन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 117 खंड 1 के तहत पेश किया जाता है, इन विधेयकों को हम वित्त विधेयक श्रेणी एक कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न यह उठता है कि इन विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फाइनेंस बिल कैटेगरी ए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड यानी कि भारत के संसद के किस सदन में वित्त विधेयक श्रेणी एक को पेश किया जा सकता है। ओके, तो इस बात का क्या अर्थ हुआ। तो इस बात का यह अर्थ हुआ कि क्या वित्त विधेयक श्रेणी एक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ओके, या फिर वित्त विधेयक श्रेणी एक को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, या फिर वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। तो क्या है इस बात का आंसर। सो फ्रेंड्स, इस बात का यह आंसर है कि फाइनेंस बिल कैटेगरी ए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी एक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओके, सो वित्त विधेयक श्रेणी एक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो इस बात का यह अर्थ हुआ कि वित्त विधेयक श्रेणी एक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो अब आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि जिस प्रकार से धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार से वित्त विधेयक श्रेणी एक को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक श्रेणी एक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब अगला सवाल है कि वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी ए और फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 इन लोकसभा और नॉट। इस बात का यह अर्थ हुआ कि क्या वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है अथवा नहीं होती है। तो अब हमारा प्रश्न क्या है। अब हमारा प्रश्न है कि वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है कि द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 और फाइनेंस बिल कैटेगरी ए इन लोकसभा यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा में पेश करने से पहले, वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा में पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इस बात का यह अर्थ हुआ कि जब भारत का राष्ट्रपति वित्त विधेयक श्रेणी एक के लोकसभा में पेश किए जाने की सिफारिश करेगा, तभी वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अब आप कह सकते हैं कि वित्त विधेयक श्रेणी एक को लोकसभा में पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।
इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा अगला सवाल है कि व्हाट मेजोरिटी इज नीडेड फॉर द पासेज ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 इन लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब हमारा क्या सवाल है, तो अगला सवाल है कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 को लोकसभा अथवा राज्यसभा में पारित करने के लिए, पास करने के लिए किस मेजोरिटी की, किस बहुमत की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर है कि सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड फॉर द पासेज ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के दोनों ही सदनों में वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पास करने के लिए साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। ओके, सो क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का यह मतलब हुआ कि लोकसभा के संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पास करने के लिए, पारित करने के लिए साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आइए अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जो अगला सवाल है वो वित्त विधेयक श्रेणी 1 से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, और यही वो चीज है जो वित्त विधेयक श्रेणी 1 को वास्तव में धन विधेयक से बिल्कुल अलग बना देती है, बिल्कुल अलग कर देती है। तो आइए देखते हैं क्या वो चीज है। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला सवाल है कि विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द मोर पावर इन द मैटर ऑफ द पासेज ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 के संबंध में संसद के किस सदन को अधिक शक्ति प्राप्त है। ओके, सो क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का यह मतलब हुआ कि यदि हम वित्त विधेयक श्रेणी 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वित्त विधेयक श्रेणी 1 के संबंध में क्या लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है, या फिर क्या राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है, या फिर क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। तो आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। सो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें वित्त विधेयक श्रेणी 1 की, तो वित्त विधेयक श्रेणी 1 में, वित्त विधेयक श्रेणी 1 के मामले में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको धन विधेयक में बताया था कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त होती है, परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। तो अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर, आपने कहा कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ओके, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, तो यह किस प्रकार से संभव है। सो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा में वित्त विधेयक श्रेणी 1 को साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ओके, यानी कि जब एक बार वित्त विधेयक श्रेणी 1 लोकसभा से पास हो गया और लोकसभा से पास होने के बाद जब वो राज्यसभा पहुंच गया, तो अब राज्यसभा में वित्त विधेयक श्रेणी 1 को बिल्कुल साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा संसद के इन दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही वित्त विधेयक श्रेणी 1 लोकसभा से पारित होकर, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा को भेजा जाएगा, तो अब वो राज्यसभा में एक साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और चूंकि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, इस कारण से वित्त विधेयक श्रेणी 1 के मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। इसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इन द मैटर ऑफ द पासेज ऑफ फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, यानी कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में वित्त विधेयक श्रेणी 1
को पास करने से संबंधित कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस अवस्था में क्या होगा। ओके, तो क्या हमारा सवाल है? तो हमारा सवाल है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच वित्त विधेयक श्रेणी 1 को लेकर यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कोई डेडलॉक उत्पन्न हो जाए, तो उस अवस्था में क्या किया जाएगा। जैसे कि यदि लोकसभा ने जैसे कि यदि गतिरोध उत्पन्न कब कब हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान के चलिए यदि लोकसभा ने वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पास कर दिया है और राज्यसभा वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पास नहीं कर रहा है, तो इस कारण से भी संसद के इन दोनों सदनों में इस विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और भी बहुत कारणों से या बहुत तरीकों से संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो हमारा सवाल है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस अवस्था में क्या किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस बात का आंसर है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में वित्त विधेयक को पास करने से संबंधित यदि गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस अवस्था में दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और फिर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक में लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक में क्या होता है, तो इस बात को मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद एक साथ बैठकर मिलकर निर्णय लेते हैं और इस बैठक में जो निर्णय ले लिया जाता है वो फाइनल होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल है कि मान के चलिए कि किसी वित्त विधेयक श्रेणी 1 को लोकसभा में पेश किया गया, ओके, और लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पास कर दिया गया। उसके बाद वित्त विधेयक श्रेणी 1 को राज्यसभा के पास भेजा गया और राज्यसभा ने भी इस वित्त विधेयक श्रेणी 1 को पास कर दिया। तो अब चूंकि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जा चुका है, इसलिए अब इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो अब हमारा सवाल है कि जब इस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति के पास इस विधेयक से संबंधित क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या क्या विकल्प होंगे। सो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के पास सबसे पहला विकल्प होगा कि राष्ट्रपति उसे बिल को अपना एसेंट दे दें। तो बिल को अपना एसेंट देने का मतलब है कि राष्ट्रपति बिल को अपनी स्वीकृति दे दें। और यदि भारत के राष्ट्रपति वित्त विधेयक श्रेणी 1 को अपना एसेंट दे देते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो इस अवस्था में बिल पारित हो जाएगा, बिल पूरी तरह से पास हो जाएगा और वो एक कानून बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब भारत के राष्ट्रपति के पास दूसरा विकल्प क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास इस बिल से संबंधित दूसरा विकल्प है कि भारत के राष्ट्रपति इस बिल पर एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई कर दें। तो एब्सोल्यूट वीटो का अर्थ होता है आत्यंतिक वीटो। सो फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति पूर्णतः मना कर देंगे कि मैं इस बिल पर अपने हस्ताक्षर नहीं करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो को अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते, उसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपति महोदय एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से ही कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन क्या है। तो इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन है कि वो इस बिल पर सस्पेंसिव वीटो लगा दें। अब फ्रेंड्स, सस्पेंसिव वीटो को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। तो क्या अर्थ होता है निलंबनकारी वीटो का? तो मान के चलिए कि यदि भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल किया तो उस अवस्था में क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति इस विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। अब भारत के राष्ट्रपति जब इस विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेजेंगे तो वो अपनी तरफ से कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं या बिना किसी सजेशन के, बिना किसी सुझाव के भी इस बिल को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन यह है कि यदि इस बिल को दोबारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया तो अब राष्ट्रपति को इस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अब चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास क्या है? तो अब राष्ट्रपति के पास चौथा ऑप्शन होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को हम कहते हैं जेबी वीटो। तो इस बात का मतलब है कि राष्ट्रपति महोदय यदि इस बिल से सहमत नहीं है
और वो चाहते हैं कि यदि ये बिल पास ना हो तो वो इस बिल को अपनी जेब में डालेंगे और भूल जाएंगे कि वास्तव में उनके पास कोई बिल था या नहीं था। तो यह बिल एक तरह से अनंत काल के लिए उनकी जेब में पड़ा रहेगा। ओके, यानी कि पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने बिल को एक तरह से इग्नोर कर दिया है, वो बिल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बिल को अपनी जेब में डाला और वो भूल गए। सो फ्रेंड्स, इसके साथ फाइनेंस बिल कैटेगरी ए यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी 1 हमारा कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक का क्या अर्थ होता है। सो फ्रेंड्स, इस बात का उत्तर है कि द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर आर्टिकल 368 of the Indian Constitution are called as constitutional amendment bill. Okay, so the bills introduced under article 368 of the Indian Constitution are known as constitutional amendment bill. यानी कि जिन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत पेश किया जाता है, उन विधेयकों को हम संवैधानिक संशोधन विधेयक कहते हैं। ओके, सो क्या है इसकी परिभाषा? तो इसे आप कह सकते हैं कि जिन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत पेश किया जाता है, उन विधेयकों को हम संवैधानिक संशोधन विधेयक कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इस बात को आप सभी लोग पहले से जानते होंगे कि संवैधानिक संशोधन विधेयकों का कार्य क्या होता है कि यह संविधान में संशोधन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यदि संसद चाहता है कि संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद में, संविधान के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट कर दिया जाए, कोई संशोधन कर दिया जाए, यानी कि उसको बदल दिया जाए, तो इस प्रकार के विधेयक की सहायता से संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल है कि इन विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि भारतीय संसद के किस सदन में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको साधारण विधेयक के मामले में बताया था कि साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा, ओके, साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको धन विधेयक और वित्त विधेयक श्रेणी 1 के मामले में बताया कि इनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अब हमें यह जानना है कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस बात का आंसर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है एवं राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ओके, तो एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है एवं इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल है कि वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले क्या भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, इस बात का आंसर है कि द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सो लोकसभा या राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो अब हमारा अगला सवाल है कि व्हाट मेजोरिटी इज नीडेड फॉर द पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा में पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ये एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा में पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। So friends, for the passage of constitutional amendment bill in Lok Sabha and Rajya Sabha,
a special majority of more than 2/3 of the members present and voting, more than 2/3 of the members of the house present and voting, and also the absolute majority of the house is needed. तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इस बात का ये मतलब हुआ कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में ही पास करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. ओके, और ये विशेष बहुमत कौन सा होता है? तो ये विशेष बहुमत होता है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3. ओके, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत, और उसके साथ ही साथ सदन का पूर्ण बहुमत. ओके, तो यदि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास करना है तो उसके लिए किस बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? तो उसके लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी. जो विशेष बहुमत कौन सा है? कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत और उसके साथ ही साथ पूर्ण बहुमत भी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ more than 2/3 of the members present and voting and also the absolute majority of the house. तो इस बात का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि देखिए, मान के चलिए कि लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पर वोटिंग हो रही है, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक पर मतदान हो रहा है. अब डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि कुछ लोग जो है वो इस विधेयक के सपोर्ट में होंगे कि इस विधेयक को पास हो जाना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इस विधेयक को अपोज करेंगे, यानी कि इस विधेयक को पास नहीं होना चाहिए. ओके, अब फ्रेंड्स, ऐसे सदस्य, लोकसभा के ऐसे सदस्य जो कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित होने को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इस विधेयक के पास होने का समर्थन कर रहे हैं, उन सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उन सदस्यों की संख्या सबसे पहले तो सदन के पूर्ण बहुमत से अधिक होनी चाहिए. ओके, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इस बात का यह मतलब हुआ कि जब लोकसभा में या फिर राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर वोटिंग चल रही है, तो सदन के जो सदस्य, जैसे कि यदि हम यहां पर लोकसभा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो लोकसभा के जो सदस्य जो कि इस बिल के पास होने का समर्थन करते हैं, जो कि संवैधानिक संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं, उनकी संख्या सबसे पहले तो सदन के पूर्ण बहुमत से अधिक होनी चाहिए. उसके बाद उनकी संख्या संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 से भी अधिक होनी चाहिए. तो इस बहुमत का क्या मतलब हुआ? तो इस बहुमत का यह मतलब हुआ कि जो संसद के सदस्य, यानी कि जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य इस संवैधानिक संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे सदस्यों की संख्या सबसे पहले तो सदन की पूर्ण बहुमत से अधिक होनी चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अधिक होनी चाहिए. उसके बाद ऐसे सदस्यों की संख्या सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भी अधिक होनी चाहिए. ओके, और यदि इस बहुमत से संवैधानिक संशोधन विधेयक पास होता है, तभी उसे लोकसभा या राज्यसभा में पास माना जाएगा. फ्रेंड्स, यदि आपको इस बहुमत का अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो मैंने शुरुआती कक्षाओं में ही एक डेडिकेटेड क्लास, यानी कि एक पूरी क्लास में आप लोगों को मेजॉरिटी यानी कि बहुमत का कॉन्सेप्ट समझाया था. तो उस क्लास में मैंने आपको इस बहुमत के बारे में भी समझाया था, जब समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या सबसे पहले तो सदन के पूर्ण बहुमत से अधिक होनी चाहिए, उसके बाद उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 से अधिक होनी चाहिए. तो यदि आपको इस बहुमत का अर्थ समझ में नहीं आया है, तो शुरुआती क्लासेस में जो मैंने आपको मेजॉरिटी वाली क्लास पढ़ाई थी, बहुमत वाली क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसको बहुत डिटेल में समझाया था. इस क्लास में चूंकि हम विधेयकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इस मेजॉरिटी, इस बहुमत के बारे में हम ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते. तो यदि आप इस प्रकार के विशेष बहुमत के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस क्लास को देखें. ओके, और इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ओके, इसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे. अब हमारा अगला सवाल है कि विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज मोर पावर इन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में
संसद के किस सदन को अधिक शक्ति प्राप्त है? तो यहां पर भी हमारे सामने वही सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त हो, जैसे कि धन विधेयक के मामले में होता था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त हो। ओके, सो क्या हमारा सवाल है? हमारा सवाल है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संसद के किस सदन को अधिक शक्ति प्राप्त है? फ्रेंड्स, इस बात का आंसर है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संसद के दोनों ही सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, यानी कि जितनी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है बिल्कुल उतनी ही शक्ति राज्यसभा को भी प्राप्त है। ना ही किसी की शक्ति अधिक है और ना ही किसी की शक्ति कम है, दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि इफ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देन व्हाट विल हैपन? यानी कि यदि किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को पास करने से लेकर यानी कि यदि किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कोई डेडलॉक आ जाए, तो इस अवस्था में क्या होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि वित्त विधेयक श्रेणी 1 के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध आता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यदि संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो इस अवस्था में क्या किया जाएगा? फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके, आप लोग वीडियो पॉज करें और कमेंट करके इसका आंसर दें, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। फ्रेंड्स, इफ देयर इज एन डेडलॉक between Lok Sabha and Rajya Sabha on the matter of constitutional amendment bill, then in this condition the bill will be lapsed. इस बात का यह मतलब हुआ कि यदि किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस अवस्था में बिल को लैप्स कर दिया जाएगा, यानी कि बिल को रद्द कर दिया जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा। ओके, तो संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। यदि संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस अवस्था में उस विधेयक को, इस बिल को रद्द कर दिया जाता है, उस बिल को लैप्स कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला सवाल है कि मान के चलिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा गया तो इसे राज्यसभा द्वारा भी पास कर दिया गया। तो जब किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाएगा, उसके बाद उसे भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाएगा। तो अब हमारा सवाल है कि जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास आ जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति के पास उसको लेकर क्या क्या विकल्प हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास उसको लेकर क्या क्या ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति के पास केवल 2 विकल्प होते हैं। तो सबसे पहला विकल्प तो होता है कि भारत का राष्ट्रपति उसको अपनी एसेंट दे दे, यानी कि उसको अपनी मंजूरी दे दे। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि भारत का राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो अप्लाई करे। ओके, तो क्या है राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में? तो यदि कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो भारत का राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है, भारत के राष्ट्रपति को उसको अपना एसेंट देना ही पड़ता है। और यदि भारत का राष्ट्रपति उसको एसेंट नहीं देगा तो वो ज्यादा से ज्यादा उस पर एब्सोल्यूट वीटो यानी कि आत्यंतिक वीटो अप्लाई कर सकता है। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि भारत का राष्ट्रपति इस बिल को, संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है, उसको उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है और ज्यादा से ज्यादा वो उस पर आत्यंतिक वीटो अप्लाई कर सकता है। तो अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर, जब उसके पास आत्यंतिक वीटो अप्लाई करने का ऑप्शन है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मंजूरी देने के लिए बाध्य है? फ्रेंड्स, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से संवैधानिक संशोधन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो नहीं लगा सकता।
भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो केवल तब लगा सकता है जब उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा रिकमेंडेशन दी जाए, उसके द्वारा सिफारिश की जाए, तभी भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो लगा सकता है। अन्यथा उसे संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपना मंजूरी देनी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही संवैधानिक संशोधन विधेयक का टॉपिक भी समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सभी प्रकार के विधेयकों के बारे में चर्चा कर ली है, परंतु अभी भी एक विधेयक है जो बच गया है, और वो विधेयक कौन सा है? तो वो विधेयक है फाइनेंस बिल कैटेगरी बी, ओके, या फिर जिसे आप कह सकते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 2, ओके। तो अभी एक और विधेयक बच गया है जिसे आप कहेंगे फाइनेंस बिल कैटेगरी बी या फिर वित्त विधेयक श्रेणी 2। सो आइए अब हम वित्त विधेयक श्रेणी 2 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और उसके साथ विधेयक का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि वित्त विधेयक श्रेणी 2 यानी कि फाइनेंस बिल कैटेगरी बी का अर्थ क्या होता है? सो फ्रेंड्स, the bills which are introduced under article 117 clause 3 of the Indian Constitution are known as finance bill category B। so इस बात का ये अर्थ हुआ कि जिन विधेयकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 खंड 3 के तहत पेश किया जाता है उन विधेयकों को वित्त विधेयक श्रेणी 2 कहा जाता है, ओके। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 2 किन विधेयकों को कहा जाता है? तो वित्त विधेयक श्रेणी 2 उन सभी विधेयकों को कहा जाता है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 खंड 3 के तहत पेश किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम वित्त विधेयक श्रेणी 2 यानी कि फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ओके। और अब आपको इस नॉलेज को यहां पर फाइनेंस बिल कैटेगरी बी यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी 2 पर अप्लाई करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सो फ्रेंड्स, क्या है कि वित्त विधेयक श्रेणी 2 यानी कि फाइनेंस बिल कैटेगरी बी और ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक वित्त विधेयक श्रेणी 2 यानी कि फाइनेंस बिल कैटेगरी बी और एक साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल, इन दोनों के सभी फीचर्स समान होते हैं, ओके। तो एक साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल और एक फाइनेंस बिल कैटेगरी बी यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी 2, इन दोनों ही विधेयकों के सभी फीचर्स जो हैं वो समान होते हैं। इनमें सिर्फ एक अंतर है, और वो अंतर क्या है? वो अंतर यह है कि वित्त विधेयक को संसद के सदन में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ओके, मैं बात कर रहा था अभी साधारण विधेयक की, ना कि वित्त विधेयक की। सो क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल को यानी कि साधारण विधेयक को, मैं फिर से अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ऑर्डिनरी बिल को यानी कि साधारण विधेयक को संसद के सदनों में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि वित्त विधेयक श्रेणी 2 फाइनेंस बिल कैटेगरी बी को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करना है तो यहां पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, ओके। सो क्या डिफरेंस है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक श्रेणी 2 में? सो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक श्रेणी 2 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि एक साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वित्त विधेयक श्रेणी 2 को संसद में पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा बाकी के सारे फीचर्स फाइनेंस बिल कैटेगरी बी यानी कि वित्त विधेयक श्रेणी 2 और ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक के समान होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही सभी प्रकार के विधेयकों पर अब हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।